हो गए हैं, बाकी फिर देख लेते हैं, जब वो लोग आ जाएंगे तो फिर अंडरस्टैंड करें। अच्छा, पहले मैं डिस्कस करती हूँ लेक्चर 3 पार्ट 1, ठीक है। Lecture 3 part 1 is basically the linear differential equation with constant coefficients. कांस्टेंट कोफिशिएंट, अच्छा सबसे पहले तो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स वाला जो चक्कर है ना, जब मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करती हूँ तो बेसिकली फर्स्ट, जब भी हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी सॉल्वेबल विद linear, exact, homogeneous and separation of variables. लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इसकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स की, तो ये हमारे पास हेल्प करता है टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। वन इज द सेकंड ऑर्डर एंड सेकंड विल बी द हायर ऑर्डर। मतलब जब भी मैं सेकंड ऑर्डर से ऊपर की बात करूं या सेकंड ऑर्डर की बात करूं तो वो आपके पास हमेशा सिर्फ और सिर्फ सॉल्व होगा कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ। अब ये देखें, तभी मैंने यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है और nth ऑर्डर है। लुक एट दैट, दिस इज द nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। स्टूडेंट्स मुझे ज़रा ये बताइए, आप लोगों को आवाज़ क्लियर है? यस मैम क्लियर है। यस मैम अब क्लियर है। हाँ, मैंने थोड़ा सा अपनी प्लेस चेंज की है। अच्छा जी, आइए ज़रा इसको देखते ही कि मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ये जो इक्वेशन नंबर 1 लिखी है, बेसिकली दिस इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसका ऑर्डर अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे फ़ौरन बता सकते हो, द हाईएस्ट ऑर्डर विल बी देयर nth ऑर्डर। अगर मैं पूछूं कि इसकी डिग्री क्या है तो 3 स्टेप डेफिनेशन ऑफ द डिग्री जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में हमारे पास है a1 a2 अप टू an। दीज आर ऑल द कॉन्स्टेंट्स। और मैंने लास्ट लेक्चर में एक और चीज़ भी बताई थी कि वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू द on the right side of the system of differential equation 1। इस सिस्टम 1 के हम राइट साइड पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। मीन्स कि अगर मैं कहती हूँ कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 देन इट इज़ कॉल्ड द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, and if f of x is not equals to 0 then it is called the non-homogeneous differential equation। अपना माइंड यहीं पर ही क्लियर कर लें कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड कुछ और है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड इंटायरली डिफरेंट है। अब लेकिन ऑन द अदर साइड इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले कौन सा प्रोसीजर यूज़ करना है? द प्रोसीजर इज़ नोन एज द डी ऑपरेटर। डी ऑपरेटर हम लोगों ने यूज़ करना है। इन डी फॉर्म इक्वेशन नंबर 1 कैन बी रिटन एज, सबसे पहले आप अपनी जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको डी फॉर्म में लिखो। अच्छा, डी फॉर्म में मैं जब लिखवाती हूँ ना बच्चों को तो वो डी को रिप्लेस कर देते हैं डी वाई बाई डी एक्स के साथ। तो रिमेंबर दैट डी वाई बाई डी एक्स इज़ नॉट द रिप्लेसमेंट फॉर द डी, वो आपके पास डी बाई डी एक्स आपके पास रिप्लेसमेंट है डी की। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके पास डी बाई डी एक्स रिप्लेसमेंट है, उसको आपने रिप्लेस करना है डी के साथ। तो देखो, जब आपने पूरी इक्वेशन को डी फॉर्म में लिख दिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, वाई को कॉमन ले लिया। वाई को कॉमन लेके आपके पास एक इक्वेशन आ गई जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 से एक्सप्लेन किया हुआ है, एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स।
इसका मतलब है कि वेयर एफ ऑफ डी अब क्या है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एफ ऑफ डी उस ऑर्डर का पॉलिनोमियल होगा जिस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी। ये बच्चों मेरे वो स्टेप्स हैं जिनको आपको नोट करना चाहिए, जिनको आपको लिखना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए ज़रा, लीनियर सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। nth ऑर्डर को मैंने आप लोगों को डिस्कस करवा दिया है। अब nth ऑर्डर के बाद हम लोग आ जाते हैं स्पेसिफिकली सेकेंड ऑर्डर पे। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए हमारे पास सबसे पहले मैंने एक जनरल सी इक्वेशन यहाँ पर ले ली, जिसको मैंने डिस्क्राइब किया विद डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2a dy बाई डी एक्स प्लस बी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, जर्नल, ये दिस इज द जर्नल इक्वेशन, नॉट द स्पेसिफिकली कोई क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसको कैसे हम लोगों ने सॉल्व करना शुरू करना है, विद द हेल्प ऑफ, जब मैं आपसे पूछूं कि जी आप सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस को किससे सॉल्व कर रहे हो, तो आप लोगों ने फौरन आगे से कहना है कि जी आपने इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया है हमने विद द हेल्प ऑफ डी ऑपरेटर, ठीक है। डी ऑपरेटर से कैसे सॉल्व करना है, इन डी फॉर्म इक्वेशन वन कैन बी रिटन एज, ये आप लोगों ने डी फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद वाई से आपने इसको वाई कॉमन ले लेते हो तो पॉलिनोमियल इन डी अराइज हो गया। यहाँ पर जरा चेक कीजिए कि ये उसी ऑर्डर का पॉलिनोमियल है जिस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, स्टेप्स को माइंड में रखा करें कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को डी फॉर्म में लिखें। दूसरा आपके पास है यहाँ से पिक द, अब मैं जो ब्रैकेट के अंदर पॉलिनोमियल लिखा इसको हमने यहाँ से करना है एक्सिलरी और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको दो नाम है इनके, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, एक एक्सिलरी इक्वेशन है। आर स्क्वायर प्लस 2a r प्लस b इज इक्वल्स टू 0, सिर्फ इतनी चीज़ को पिक कर लें, ठीक है। और उसको मैंने r इसलिए किया क्योंकि बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन। अब रूट्स फाइंड आउट करना कैसे है जी, रूट्स को डिस्क्राइब किया विद द r। Everyone knows there are three cases in the roots. One is the when the roots की दो फॉर्म्स हैं, रियल होते हैं या कॉम्प्लेक्स होते हैं। बट रियल के अंदर अगेन फर्दर टू केसेस होते हैं कि रूट्स शुड बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, एंड व्हेन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो आपने क्या करना है, डी फॉर्म में अपनी इक्वेशन को लिखा, उसके बाद फिर यहाँ से एक्सिलरी और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पिक की, और अब हम लोगों ने जी यहाँ से रूट्स को फाइंड आउट करना शुरू करना है। अब क्वेश्चन तो क्लास में से आना चाहिए था कि मैडम यहाँ से ये जो इक्वेशन है दिस इज इक्वल्स टू 0, ये हम लोगों ने आर की फॉर्म में ले गए। वाई, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड? आंसर इज कि व्हेन, अगर मैं कहती हूँ आपको कि फाइंड आउट द रूट्स फ्रॉम दिस साइड, तो यहाँ से आपके पास y की कौन सी वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू 0 ओवर सम, 0 over something, 0 over something means 0, y is equals to 0, तो y is equals to 0 is the trivial solution। हमें ज़ीरो सोल्यूशन, ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कुछ सोल्यूशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन का बनेगा, क्योंकि अगर मैं जितना भी होमोजीनियस को डिस्कस कर लूँगी वहाँ पर आपके पास एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, एंड दैट विल बी द ट्रिवियल सोल्यूशन। लेकिन हमें ट्रिवियल नहीं चाहिए होता, हमें ज़ीरो सोल्यूशन नहीं चाहिए। वी फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द वाई परफेक्टली, सो दैट्स वाई हमने क्या किया कि इसको इक्वेशन को यहीं पर एज इट इज छोड़ दिया, और यहाँ से हम लोगों ने रूट्स के लिए एक इक्वेशन पिक कर ली। वो कौन सी इक्वेशन होगी, जो कि पॉलिनोमियल इन डी होगी, और उसको दोबारा से रिप्लेस कर दिया मैंने आर में। जी, अब आप लोगों के पास देयर विल बी टू प्रोसीजर्स टू फाइंड द रूट्स। वन इज द with the help of factorization, and second will be the with the help of quadratic formula। रूट्स फाइंड आउट करें एंड चेक द बिहेवियर ऑफ द रूट्स। देखिए मैंने केस नंबर 1 बनाया कि इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, सपोज R1 and R2, then how to write the solution of the differential equation 1। 1 कौन सी है, ये जो सेकेंड ऑर्डर की आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये 1 है।
तो डायरेक्टली आपको लिखने आने चाहिए, इनकी आप लोगों ने थ्योरम के प्रूफ्स में नहीं जाना। सिर्फ इतनी बात याद रखो कि व्हेन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन y इज इक्वल्स टू c1 e रेज टू द पावर r1x प्लस c2 e रेज टू द पावर r2 ऑफ x, वेयर r1 एंड r2 आर द रूट्स जो कि आप लोगों के पास इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके आएंगे। केस नंबर 2 में है कि इफ़ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इक्वल का मतलब है जितने मर्जी मैं रूट्स निकाल दूँ। अच्छा, इन सारी चीज़ों को ना आप लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ लिखते चले जाया करो, मर्ज करते जाओ। देखो रूट्स की जब मैंने बात की तो सेकेंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल अराइज हो रहा है, सेकेंड ऑर्डर की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ऑब्वियसली रूट्स भी कितने आ रहे हैं, 2 ही रूट्स आएंगे, जो रियल होंगे एंड डिफरेंट होंगे, जो रियल होंगे और सेम होंगे। ठीक है, अगर मैं थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन लेती हूँ तो 3 रूट्स आते हैं। अब ये देखिए केस नंबर 2 में मैंने थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है इसमें कि r1 इज इक्वल्स टू r2 इज इक्वल्स टू r, तो y इज इक्वल्स टू हाउ टू राइट द सोल्यूशन, जिसको ज़रा मेमोराइज कर लें, c1 प्लस c2x इंटू ई रेज टू द पावर rx, और एक्चुअली c1 एंड c2 बोथ आर द कॉन्स्टेंट्स, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट्स आते हैं जब हम इसके थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो और x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सो दैट्स वाई मैंने इसको और करके भी लिख दिया कि c1 के साथ x को मल्टीप्लाई कर दो या c2 के साथ x को मल्टीप्लाई कर दो, वन इज द सेम थिंग। एंड अगर इफ द for the third order differential equation, so there will be, and the roots are real and equal, r1 r2 r3 is equals to r, तो वो आपके पास ये आ जाता है। केस नंबर 3, इफ द रूट्स आर ऑफ इक्वेशन नंबर 3 आर कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स नंबर से इतनी सी तो नो हाउ आप लोगों को है कि alpha plus minus iota beta is the form for the complex numbers, and there are 2 quantities here. One is the alpha which is the real part of the complex numbers, और iota के साथ जो भी आपके पास beta है, gamma है, that will be the imaginary part of the solution of the complex numbers. Then the solution will be written as y is equals to e raised to the power alpha x c1 cos of beta x plus c2 sin of beta x, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सो आपने अब अगर मैं सिर्फ एक लाइन में ये सारी चीज़ों को एलैबोरेट करूं तो वो आपके पास बनता है कि वी आर सॉल्विंग द सेकेंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डी ऑपरेटर। फर्स्ट you have to write your differential equation in D form, pick the auxiliary equation or characteristic equation, find out the roots with the help of quadratic formula and factorization, and after finding the roots, how to write down the behavior of the roots and then write down the solution। ये 3 चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, 3-4 चीज़ें हैं, इनको आप लोग अपने माइंड में रख लो। अब ये देखिए मैंने 3 प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, तीनों आपके पास, जब आपके पास इक्वल्स के राइट साइड पर 0 आ जाए तो आप फ़ौरन से पहले अंडरस्टैंड कर लिया करो कि ये होमोजीनियस है, सेकंड ऑर्डर है, लीनियर है एंड होमोजीनियस है। डी ऑपरेटर का मतलब है आपने d बाई डी एक्स को रिप्लेस कर देना है कैपिटल D से। ये देखिए मैंने कैपिटल D से रिप्लेस किया। रिप्लेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 70% बच्चों की मिस्टेक सिर्फ रिप्लेसमेंट में आती है, वो d बाई डी एक्स की बजाय dy बाई डी एक्स को d कर जाते हैं सब्स्टिट्यूट, तो वो ठीक नहीं है। उसके बाद पिक द एक्सिलरी इक्वेशन, एक्सिलरी इक्वेशन को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने उसको इन द सेंस ऑफ r लिख दिया, r स्क्वायर प्लस 5r प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप लोगों ने इसके रूट्स ले लिए, रूट्स जो है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, और आप लोगों को मैंने बता दिया था कि व्हेन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन हाउ टू राइट डाउन द सॉल्यूशन, वो इस तरीके से लिखते हैं c1 e रेज टू द पावर माइनस 2x, c2 e रेज टू द पावर माइनस 3x। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, ये देखिए एक क्वेश्चन मैंने और दे दिया। अब मैंने बार बार डी फॉर्म में नहीं लिखा, मैं सिर्फ एक्सिलरी इक्वेशन डायरेक्टली आपको एक हिंट सा दे दिया यहाँ पर, लेकिन आप लोग कोशिश करो कि ये सारे क्वेश्चंस को बाय हैंड सॉल्व करो, और दूसरा जो मैडम ने भी उधर आपको क्वेश्चंस के लिए फॉलो अप्स दिए हैं ना लेक्चर 3 पार्ट 1 में, उसको भी खुद करने की कोशिश करें।
ठीक है, ये देखिए ये जो थर्ड वन है, ये जो है ये भी अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, और क्या कहते हैं सोल्यूशन यू हैव टू राइट डाउन इट लाइक दिस। ये क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने स्क्रीन के सामने शो हो रहा है, इस क्वेश्चन को देखो, मैं आपको 2-4 मिनट दे रही हूँ, उसके बाद फिर मुझे बताएं अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है, फिर आगे चलते हैं। सब बच्चे जरा खामोशी से करेंगे इसको।
हाँ जी स्टूडेंट्स, बताइए मुझे इस क्वेश्चन पे कोई इशू है तो। नो मैम, क्लियर है। चले ठीक हो गया, आगे आइए फिर। चले अब हमारे पास डिस्कशन आएगी लीनियर सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है। अच्छा, अब मुझे आप लोग जरा आंसर दीजिए कि फॉर नॉन होमोजीनियस के लिए हमारे पास क्या होगा, क्या सोचते हो? होमोजीनियस के लिए तो मैंने बताया था कि एफ ऑफ एक्स 0 आ जाएगा ना राइट साइड पे। नॉन होमोजीनियस के लिए बोले नॉट जीरो, fx नॉट जीरो नहीं होगा, नॉट एफ ऑफ जीरो। एक्स आ जाएगा। अच्छा, आपने कहा कि नॉन जीरो होगा। अब मुझे जरा ये बताओ कि जब नॉन जीरो बोल दिया है तो एफ ऑफ एक्स फिर क्या होगा? सोचें, आंसर दीजिए कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा फिर। कैपिटल एफ ऑफ जगह एक्स। हम कोई ना कोई वैल्यू पुट करेंगे। कोई पॉलिनोमियल। नहीं, कोई फंक्शन कोई होगा। पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल जरूरी नहीं है। आप मुझे ये बोलो कि मैडम एफ ऑफ एक्स, एनी एफ ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स होगा। ठीक है, तो इससे जब मैं ये बोलती हूँ तो फौरन आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि जितने एफ ऑफ एक्स होंगे उतने प्रोसीजर्स होंगे इस नॉन होमोजीनियस को सॉल्व करने के। तो जी बिल्कुल ये ऐसे ही है। अच्छा, अभी आप मुझे ये बताओ, जो जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ मुझे उसका आंसर दो। हम ये जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 आपको स्क्रीन शेयरिंग में मैंने सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखी है, मुझे ये बताइए, इज दिस द सेकंड ऑर्डर? यस। नॉन जी, नो 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 नॉन होमोजीनियस है, यस यस। लीनियर भी है। लीनियर है। चलें ठीक हो गया, बस समझ आ गई मुझे भी कि इसका मतलब है ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज द सेकंड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। यहाँ पर क्या है, 2a एंड b, ये है हमारे पास टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, अब मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर देंगे। जो पीछे हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड किया है, किस मेथड से किया है? मेथड बताओ, नाम बताओ मुझे। मैम डी ऑपरेटर को। डी ऑपरेटर से। अच्छा, अब ये जो मैं अभी नॉन होमोजीनियस भी बता रही हूँ, ये भी विद द हेल्प ऑफ डी ऑपरेटर बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये माइंड में रखनी है। अब डी ऑपरेटर के लिए सेम उसी तरीके से कहाँ तक आप लोगों ने लेके जाना है, जितने पिछला काम किया ना वहाँ तक एंड आंसर तक पहले लेकर जाना है हर क्वेश्चन को। नॉन होमोजीनियस के लिए भी ये देखो, सबसे पहले इसको डी फॉर्म में लिखा, डी फॉर्म में लिख के y कॉमन ले लिया, एक्सिलरी इक्वेशन पिक की, एक्सिलरी इक्वेशन के बाद रूट्स फाइंड आउट किए, रूट्स का बिहेवियर देख के सॉल्यूशन लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा हमारे पास चेंज क्या है कि ये देखो, जब मैं पॉलिनोमियल आपके पास अराइज होता है इन d इंटू वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, पिछले केस में यहाँ पर आपके पास y की वैल्यू क्या आ रही थी? आंसर मी। मैम 0 ओवर समथिंग कुछ आ रही थी। जी, 0 ओवर समथिंग मीन्स 0। ठीक है, हमारे पास कौन सा सोल्यूशन आ रहा था? 0 सोल्यूशन आ रहा था। बट इन दिस केस वी हैव द एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का फॉर द टाइम बिंग हमें पता नहीं है, बट ऑब्वियसली इन द क्वेश्चंस सम एफ ऑफ एक्स आर अराइजेस, तो फिर हम लोग उसके मुताबिक काम करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आप थोड़ी सी अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर लो कि द सोल्यूशन ऑफ एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0 is called complementary function and it is denoted by yc. C is written in the subscript of the y. We also find the particular integral, you have to say that, or you can say that the particular solution denoted by yp, and that will be calculated as means. अगर मैं इसको अब अपने वर्डिंग में बोलूं आप लोगों की आसानी के लिए, तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू, अगर मैं कहूँ कि फाइंड आउट y है, तो आप मुझे लिख के बता दोगे y इज इक्वल्स टू 1 ओवर
एफ ऑफ डी इनटू एफ ऑफ एक्स। सो इसको आप लोगों ने नाम दे देना है, दैट इज द वाई पी। ठीक है, तो ये दो सॉल्यूशंस हमारे पास नॉन होमोजीनियस के लिए आने चाहिए। सबसे पहले आप क्या करो कि अपना डी ऑपरेटर से डी फॉर्म में लिखो, एक्सिलरी इक्वेशन को पिक करके उसको जीरो कह दो। ये वाला स्टेप हमने खुद से किया और उसको नेम दे दिया कि दैट इज नोन एज द कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। कॉम्प्लीमेंट्री वाई सी आ गया। वाई पी फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू राइट इट वाई पी इज इक्वल्स टू 1 ओवर एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ एक्स। अच्छा, अब आगे आइए जरा, वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर एन। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पर आपको 4 टाइप्स के एफ ऑफ एक्स हैं, ये आपके पास कुछ केसेस हैं। अदरवाइज एफ ऑफ एक्स का मतलब तो होता है एनी टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, लेकिन एनी टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स पे हम सारा काम नहीं कर सकते डी ऑपरेटर से। वो डी ऑपरेटर वहाँ पर कहीं ना कहीं पर जाकर फेल होता है। ये 4 केसेस ये हैं और 5th वन मैं आप लोगों को इन द एंड बता दूंगी। तो इन 4 या 5 बल्कि आप कह लो कि 5 केसेस के ऊपर आप लोगों ने अपना डी ऑपरेटर यूज करना है। व्हेन एफ ऑफ एक्स विल बी एक्स रेज टू द पावर एन, व्हेन एफ ऑफ एक्स विल बी ई रेज टू द पावर ए एक्स, when f of x will be sin ax or cos ax, and when it will be e raised to the power ax x raised to the power n, then the general solution is written as in the end। आप लोगों ने क्या करना है, इसका मतलब ये है कि जितने मैंने यहाँ पर f of x लिखे हैं उतने सॉल्यूशंस आने हैं, उतने प्रोसीजर्स हैं हमारे पास। ठीक है, हमारे पास डी ऑपरेटर सिर्फ एक प्रोसीजर से नहीं सॉल्व होगा। हमें वी हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द एफ ऑफ एक्स। व्हेन एफ ऑफ एक्स विल बी एक्स रेज टू द पावर एन, उसको सॉल्व करने का डिफरेंट वे है। व्हेन एफ ऑफ एक्स विल बी साइन ए एक्स और कॉज ए एक्स, उसको डिफरेंट वे है। अब अगर यहाँ पर मैं आपको लिख दूं व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ ए एक्स, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा, टेंजेंट ऑफ ए एक्स इज नॉट सॉल्वेबल विद द हेल्प ऑफ these 4। मतलब ये जितना ये लिखा हुआ है सिर्फ इतने पे आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। अगर इससे हट के कुछ आ जाएगा वो डी ऑपरेटर वहां पर फेल हो जाएगा, डी ऑपरेटर से सॉल्व नहीं हो सकता। एंड इन द एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द जनरल सॉल्यूशन विच इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी। चले बोलिए, पहले तो क्वेश्चंस कर लेना कुछ। कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मुझसे बताएं, मुझे बताएंगे आप लोग। मैम जी जो केसेस हैं इनका जो हमने वीडियोस देखे हैं उनमें सिर्फ एक्स एन और ये एक्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, बाकी दोनों नहीं है। पार्ट 3 जो वीडियो लेक्चर था, लेक्चर 3 पार्ट 2 में। यस मैम। अच्छा ठीक हो गया, फर्स्ट 2 डिस्कस किए हैं मैं। जी मैम, एक्स की Yes, ma'am. ई की पावर ए एक्स वाला और एक्स की पावर एन वाला। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। आगे अभी हम नेक्स्ट लेक्चर चेक कर लेंगे ना पहले, ठीक है, वरना नहीं किया हुआ तो मेरे पास किया हुआ है, मैं बता दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। और मुझे इसके बारे में कोई जर्नल टॉक, कोई जर्नल चीज जो समझ में नहीं आई, पहले इसकी कंफ्यूजन को दूर करें, उसके बाद फिर मैं फर्स्ट प्रोसीजर पर जाऊंगी। ये बाकी कौन सो रही है, मैं खुद पूछती हूँ, ठहरे। जी रोल नंबर 17 किधर है? यस मैम। हाँ जी बोलिए, कोई कंफ्यूजन है तो? नो मैम, सब क्लियर है। चलो ठीक है, फिर तो मैं बहुत ही अच्छा नहीं पढ़ा रही, सब क्लियर है। चलो आ जाओ अब फिर। अच्छा ये देखिए, ये मैंने स्लाइड नंबर डिस्कस की थी 31,
उसके बाद अभी आप लोगों ने ये जो मैं स्लाइड स्किप कर रही हूँ इनको भी स्किप कर देना है, आपने आ जाना है 37th पे, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, हम एक बार फाइंड स्लाइड आउट कर नंबर रहे थे। 31 पे कीजिएगा। जी बच्चे बोले। मैम एक बार स्लाइड नंबर 31 पे कीजिएगा। अच्छा बच्चे, हाँ जी अब बोले। जी एक बार प्लीज वाई सी और वाई पी को दोबारा एक्सप्लेन कर दें। किसको एक्सप्लेन करूं? वाई सी एंड वाई पी। अच्छा ठीक है, ये देखिए आपके पास गिवन होगा सेकंड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका सोल्यूशन हम लोग फर्स्ट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें विच इज कॉल्ड द डी ऑपरेटर। अब डी ऑपरेटर के लिए सबसे पहले डी फॉर्म में लिखा, y कॉमन लिया और पॉलिनोमियल आपके पास आ गया इनटू y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। अब इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें we are required the two things. One is the yc which is called the complementary solution. Complementary solution के लिए आप क्या करोगे, सेम लाइक द नॉन होमोजीनियस खुद ही कंसीडर कर लोगे कि y d into y सॉरी f of d into y is equals to 0, that is 0 is this is called the complementary solution, ठीक है। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए आपके पास कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन किस प्रोसीजर से सॉल्व होगा, प्रीवियस प्रोसीजर से, के रूट्स ले लोगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन से रूट्स फाइंड आउट कर लोगे, बिहेवियर चेक कर लोगे और सोल्यूशन लिख दोगे एक और उसको सेव कर लें, दैट इज द कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करो विच इज इक्वल्स टू 1 ओवर f ऑफ d इंटू f ऑफ x। अब f ऑफ d क्या है, दैट विल बी द पॉलिनोमियल इन d, और f ऑफ x क्या है जो कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा ऑब्वियसली। और जितने क्वेश्चंस अभी हमने सेकेंड सेमेस्टर में करने हैं वो सारे के सारे बेस्ड ऑन दीज 5 केसेस, यहाँ पर 4 है, 5th वन मैंने लास्ट में करवाना है। अब आप लोगों की कॉपी पेंसिल जो है वो सामने होनी चाहिए। अब ये देखो मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर केसेस को डिस्कस किया हुआ है, क्वेश्चन मैं बाद में करवाती हूँ। हमारे पास फर्स्ट, अब मैं कौन सी केस को डिस्कस करवा रही हूँ, केस मैं ले रही हूँ कि व्हेन f ऑफ x इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर n आ जाए, मीन्स वट एवर द पावर ऑफ x विल बी, कोई मर्जी पावर हो f ऑफ x की, ठीक है। आप लोगों ने उसको डिस्कस करना है इस तरीके से। क्या करोगे, yc तो आप लोग सब लोग फाइंड आउट कर सकते हो। अब मेन मसला हमारे पास yp का है, yp इज रिटन एज 1 ओवर f ऑफ d इंटू f ऑफ x। अब x रेज टू द पावर n को सॉल्व करने का जो मेथड है ना वो आप लोगों ने e रेज टू द पावर ax पर अप्लाई नहीं करना, ठीक है। उसको सॉल्व करने के लिए यू हैव ऑलवेज और ऑलरेडी एंटायरली डिफरेंट वे, इसको इसी मेथड से करना है। क्या करो, सबसे पहले f ऑफ d को इसका रेसिप्रोकल ले लें, यू हैव टू टेक द रेसिप्रोकल, -1 पावर में आ गया इंटू f ऑफ x। इसको मैंने लिखा चेंज इंटू बायनोमियल सीरीज एंड एक्सपैंड एंड देन ऑपरेट f ऑफ x ऑन दैट रिजल्ट। अब बायनोमियल सीरीज मैंने यहाँ पर जनरली एक दफ़ा लिख दी है। चलो आओ ज़रा क्वेश्चन करो, क्वेश्चन पर आप लोगों को, और ये क्वेश्चन ज़रा बाय हैंड आप लोग खुद सॉल्व करें। सबसे पहले तो ये देखें मैंने क्वेश्चन दिया d2y, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी, अच्छी तरीके से इसको अंडरस्टैंड करो। d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2dy बाई dx प्लस y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। सबसे यहाँ पे मैंने 3-4 स्टेप स्किप कर दिए हैं, उनको पहले तो करें। क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू राइट इट इन डी फॉर्म। डी फॉर्म में लिखने के बाद पिक द एक्सिलरी इक्वेशन, एक्सिलरी इक्वेशन पिक कर ली। एक्सिलरी इक्वेशन पिक की तो वो आ गई r² प्लस 2r प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0।
ठीक है, रूट्स फाइंड आउट किए आप लोगों ने, इज इक्वल्स टू 0 खुद से लिखा है, ठीक है। मैंने बताया था कि फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन वी हैव टू अज्यूम दैट के आपके पास एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल्स टू 0 है, और उसके बाद वहाँ से पिक द एक्सिलरी इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, फाइंड आउट द रूट्स। नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, रूट्स आर रियल एंड इक्वल एंड वी नो वेरी वेल हाउ टू राइट द सोल्यूशन व्हेन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, एंड दैट इज कॉल्ड नोन एज इज कॉल्ड द YC, मीन्स दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। यहाँ तक कोई बात कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन तक समझ नहीं आई तो मुझे बताएं, अदरवाइज इसको कॉपी पर पूरा सॉल्व करके रखो। हरी अप, write down your differential equation in D form, y कॉमन लेके f of d लिखिए, सेकेंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल अराइज हो रहा है, उसको 0 सब्स्टिट्यूट कर दो, उसके बाद फिर यहाँ पर रूट्स फाइंड आउट कीजिए, रूट्स फाइंड आउट करने के बाद सोल्यूशन निकालिए, दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन तक बात लेकर आइए। मैम हो गया सॉल्व जी। आफ्टर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन लेट्स फाइंड आउट द YP। अब YP मैंने कैसे लिखा, फॉर्मूला आपके पास है 1 over f of d into f of x। f of d था पॉलिनोमियल इन d और f of x इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास है x स्क्वायर, ठीक है। साथ साथ लिखते जाइए इसको। यस मैम। अब ये देखो, इसको पॉलिनोमियल, इस पे अब हम लोगों ने बायनोमियल सीरीज यूज करनी है। बायनोमियल सीरीज में लिखने का रूल ये है कि फर्स्ट यू हैव द बायनोमियल सीरीज विल बी रिटन 1 + d समथिंग की फॉर्म आए। अब इसको लिख लो, ये तो पता है ना कि बायनोमियल सीरीज में कैसे लिखते हैं। हाँ, बायनोमियल सीरीज में लिखते हैं 1 + d होल स्क्वायर, ये लिख दिया। इसको मैं ऊपर ले गई हूँ पावर में -2x², साथ साथ चलता जा रहा है हमारे। अब इस पे बायनोमियल सीरीज मैंने अप्लाई कर दी, किसके ऊपर अप्लाई की, 1 + d रेज टू द पावर होल रेज टू द पावर -2 पे। अच्छा, बायनोमियल यहाँ पर एक हिंट है और एक ट्रिक है, वो मैंने आप लोगों को बताना है। जी, वो आपके पास उसका ट्रिक ये है कि जितनी पावर होती है ना स्टूडेंट्स, उतने टर्म्स तक, उतनी पावर तक हम लोग उसको एक्सपैंड करते हैं। ये देखो पावर 2 है ना, तो हमें 2 पावर तक एक्सपैंड करना चाहिए था, 3rd पावर तक मैंने खुद जानबूझकर एक्सपैंड किया आप लोगों को बताने के लिए कि क्यों, क्या रीज़न है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड कि हमने इसको आगे तक लेकर जाना है। अब ये देखो, याद रखो, वैसे आप लोगों ने जो चीज़ बात याद रखनी है वो ये कि जितनी पावर दी हुई है उतनी पावर तक एक्सपैंड कर लो, लेकिन जब आप टर्म्स को काउंट करोगे तो वो आपके पास उससे 1 ग्रेटर टर्म आनी चाहिए। वो 1 ग्रेटर टर्म क्यों आती है, ड्यू टू द फर्स्ट 1, ये जो पहला जो 1 लिखा हुआ है ना, इसकी वजह से। क्लियर हुई है बात। अब ये देखो, मैंने सबसे पहले तो इसको बायनोमियल सीरीज से मैंने एक्सपैंड करना शुरू किया, मैं इसको जानबूझकर ले आई 3 पावर तक, 3rd पावर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अभी आप इसको फर्स्ट टाइम में तो करें। उसके बाद फैक्टोरियल्स को सॉल्व किया, फैक्टोरियल्स को सॉल्व करके मेरे पास ये आंसर आ रहा है 1 - 2d + 3d² - 4d³ अप टू x²। ऊपर मैंने इसको प्रॉपरली लिखा हुआ है कि चेंज इनटू बायनोमियल सीरीज, चेंज कर लिया, एंड एक्सपैंड कर लिया, एंड देन ऑपरेट f of x ऑन दैट रिजल्ट। अब
जब एक्सपैंड कर लो, एक्सपैंड का मतलब ये है कि फैक्टोरियल्स को सॉल्व कर लो, तो एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 2d एक्स स्क्वायर प्लस 3d स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4d क्यूब एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब d क्या था, d को हमने क्या लिया हुआ था, सबको पता है कि d को हम लोगों ने लिया हुआ था d बाई डी एक्स। d इज एज एन ऑपरेटर, तो d बाई डी एक्स का मतलब है कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो थर्ड डिग्री तक जब आप इसकी पावर से आगे तक इसको एक्सपेंड कर लेते हो तो अगली सारी टर्म्स सब की सब जीरो हो जाती हैं। इसलिए मैंने कहा कि जितनी पावर गिवन होती है उतनी पावर तक एक्सपेंड कर लिया करो, और उसको टर्म्स को जब काउंट करोगे तो 1 उससे ग्रेटर होगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर इसको आप लोग जरा सेट करके लिख लो। द आंसर विल बी फॉर द वाई पी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। जनरल सोल्यूशन सिर्फ इतना सा नहीं लिख देना जितना मैंने लिखा हुआ है कि y इज इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई पी। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ वाई सी एंड वाई पी एज वेल। ओके मैम। चले इसके बारे में पहले बात करें मुझसे। मैम क्लियर है ये क्वेश्चन। हसीब बड़ा अच्छा बच्चा है। बाकी बच्चों को क्लियर है? यस मैम। यस मैम क्लियर है। चलो ठीक है, बस आज के लिए हम लोगों ने f ऑफ x इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर n ही करना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है जितने फॉलो अप्स दिए हुए हैं वीडियो लेक्चर्स में उनको नोट करो। ठीक है, उनको उन फॉलो अप्स को नोट करो। ये वाला मटेरियल भी आप लोगों के पास अभी नहीं पहुंचा हुआ ना? यस मैम, अभी तक नहीं है हमारे पास। हाँ जी, ये वाला मटेरियल भी मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर देती हूँ, तो उसके बाद आप लोग इसको देखना शुरू कीजिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग बाकी जो केसेस हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा मैम। ओके जी मैम, जनरल सॉल्यूशन के अंदर वाई सी प्लस वाई पी जब हम लिखेंगे तो सिर्फ हम यानी कि ऐसे लिख देंगे जिससे हमने पहले किया C1 प्लस C2x। हाँ जी बिल्कुल, उसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं करने की जरूरत। ओके मैम। ठीक है, यस मैम ओके। चलो थैंक यू फॉर द डे। कोई और बात पूछनी है तो मुझसे बात कर लें, अदरवाइज यहाँ तक ही अभी हमारा काम है इस वीक का। मैम वो वाई पी लास्ट में समझा सकते हैं? हाँ जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही मुझे। मैम जो लास्ट क्वेश्चन किया उसका वाई पी लास्ट से। अच्छा मैं बता देती हूँ।